स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर। विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है आज। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी। आज सदन में जोरदार हंगामे के आसार। योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने विधायक देंगे धरना। यूपी के कई जिलों में यूरिया की कालाबाजारी, किसानों को नहीं मिल रही खाद। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा यूपी में यूरिया घोटाला। लखनऊ ट्रिपल मर्डर केस में 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस खाली हाथ। संपत्ति और पारिवारिक कलह के एंगल से हो रही है जांच। अब तक 1 दर्जन लोगों से हो चुकी है पूछताछ। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार अगला चुनाव आयुक्त नियुक्त। 1 सितंबर से अपना पदभार संभालेंगे राजीव कुमार। 1984 बैच के झारखंड काडर के आईएएस अधिकारी है राजीव कुमार। राजीव कुमार अब अशोक लवासा की जगह लेंगे। लवासा ने हाल ही में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया था। लवासा 31 अगस्त तक अपने पद पर बने रहेंगे। रामनगर के जंगल में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 3 बाघों का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि वन विभाग के अधिकारी अभी इसकी जांच की बात कह रहे हैं। गाजियाबाद में गड्ढे में भरा बारिश का पानी डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। लोगों ने प्रशासन पर लगाया आरोप। लापरवाही का आरोप लगाया गया। प्रयागराज में घोरपुर थाना क्षेत्र के इरादतगंज फ्लाईओवर के नीचे गड्ढा खोदने के दौरान शुक्रवार को हादसा हो गया। मिट्टी का टीला ढहने से ठेकेदार समेत आधा दर्जन मजदूर मलबे में दब गए। चीख पुकार मचने पर बचाव कार्य शुरू हुआ। इस बीच सूचना पाकर वहां पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी दबे लोगों को बाहर निकाला। हादसे में ठेकेदार की मौके पर ही मौत। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में गड्ढे में हुए जल भराव में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। गांव के बाहरी हिस्से में एक बड़े गड्ढे में लगातार हो रही बारिश का पानी एकत्रित हो गया था और इस जल भराव के बीच में इलाके के 7 बच्चे नहाने चले गए। 7 में से 4 बच्चे डूबने लगे तो शोर मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने 2 बच्चों को बचा लिया, लेकिन 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। मरने वाले दोनों बच्चों की उम्र 10 और 11 साल है। लोगों का आरोप है कि जलभराव की शिकायत पहले ही कर दी गई थी, लेकिन नालों की सफाई नहीं होने से जलभराव हो गया। गोरखपुर में सड़क पर चलती कार में लगी आग। शीशा तोड़कर चालक को ग्रामीणों ने निकाला बाहर। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। नोएडा के सेक्टर 49 की मार्केट के सामने एक बड़े नाले में एक एसयूवी कार अचानक से जा गिरी। कार में बैठे युवक ने बड़ी मुश्किल से कार का शीशा तोड़कर कार से बाहर निकला और अपनी जान बचाई। बागपत के सेखड़ा कोतवाली क्षेत्र के मुबारकपुर मार्ग पर अटौल अंडरपास के पास फिरोजपुर और नूरपुर गांव में गौकशी के आरोपी 25,000 के नामे बदमाश मेहरुद्दीन की मुठभेड़ में उसको गिरफ्तार किया गया। बागपत में एसपी अभिषेक सिंह के एनकाउंटर मिशन से बदमाशों में खौफ दिख रहा है, जिसके चलते कुख्यात उधम सिंह करनावल के ममेरे भाई अनुज बरखा ने भी बागपत कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बागपत की टॉप 10 बदमाशों में अनुज शामिल है, जो बड़ौत थाने में से वांछित चल रहा था। अनुज पर हत्या, गैंगस्टर जैसे कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज है। बाराबंकी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो लंबे समय से अवैध मिट्टी खनन का काम कर रहा था। पुलिस ने 6 डंपर अवैध मिट्टी के साथ 2 जेसीबी मशीन को भी मौके से बरामद किया है। खनन करा रहे 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद में लोनी पुलिस ने टॉप 10 बदमाशों में से एक सुरेंद्र उर्फ चिड़िया को भी गिरफ्तार किया है। बदमाश पर दर्जन लूट, हत्या और डकैती के मुकदमे दर्ज थे।
सुरेंद्र उर्फ चिड़िया नाम का यह बदमाश लंबे समय से फरार चल रहा था। इसने अपने नाम के आगे चिड़िया इसलिए लगाया था क्योंकि इसे लगता था कि पुलिस के हाथ कभी नहीं आएगा। गणेश चतुर्थी आज अगले 10 दिनों तक होगी गणपति की पूजा। कोरोना के देखते हुए कई जगहों पर इस बार ऑनलाइन आरती पूजन की व्यवस्था। सुबह से ही मंदिरों में गणपति गजानन की पूजा हो रही है। इस बार मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है विशेष ध्यान। हर बार की तरह मुंबई में भी इस बार गणेश महोत्सव की धूम है, लेकिन कोरोना काल के चलते मंदिरों में वैसी रौनक नहीं है जैसी हर साल होती थी। नागपुर में भी गणेश चतुर्थी की धूम है। मंदिरों में सुबह से ही पूजा पाठ और आरती हो रही है। बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। चलिए अब खबरें विस्तार से, और सबसे पहले रुक करेंगे लखनऊ का। बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। खाद की कालाबाजारी के खिलाफ सरकार सख्त है। मामले में सीएम योगी ने लिया है संज्ञान। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को दिए हैं निर्देश। तो बड़ी खबर इस वक्त की, किसानों को यूरिया हर हाल में तय रेट पर ही उपलब्ध हो। सभी डीएम को नियमित मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के जरिए ये तमाम बातें कही है। खाद की कालाबाजारी के खिलाफ अब सरकार पूरी तरीके से सख्त है। तो मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्ती। तो सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। यूरिया को हर हाल में किसानों तक पहुंचाना है और सही रेट में। इंडिया न्यूज की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। इंडिया न्यूज लगातार इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखा रहा है। खाद की कालाबाजारी हो रही है, जिसके बाद अब खाद की कालाबाजारी के खिलाफ योगी सरकार भी सख्त एक्शन ले रही है। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्ती। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचाने से योगी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी दे दिए। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। इंडिया न्यूज की खबर का ये बड़ा असर। तो खाद की कालाबाजारी के खिलाफ सरकार सख्त है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा है कि अब किसी भी कीमत पर किसानों को यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा सही रेट में। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त है इस वक्त की बड़ी खबरों का, जिनसे आपका सीधा सरोकार है। वो खबर जिसका आप पर होता है असर। और बात सबसे पहले होगी यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की। आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। ऐसे में सरकार की कोशिशें होंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा विधेयक पेश कराकर पास कराए। वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस आज विधानसभा के बाहर हल्ला बोलेगी, जिस वजह से आज की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार है। वहीं बस्ती में सीएचसी और पीएचसी प्रभारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। ग्रामीण अस्पतालों के एमओआईसी ने डिप्टी सीएमओ को इस्तीफा दिया। सीएचसी और पीएचसी प्रभारियों का यह भी आरोप है कि उन्हें प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा। बात करेंगे मेरठ में एसटीएफ ने एक गोदाम में छापा मारा तो वहां एक बार फिर से शिक्षा माफिया के बड़े रैकेट का खुलासा हो गया। गोदाम से भारी मात्रा में एनसीईआरटी की किताबें बरामद हुई। इन किताबों की कीमत तकरीबन 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और पुलिस के मुताबिक इन किताबों की जो सप्लाई है यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली में अवैध रूप से होनी थी। वहीं सीतापुर के कोविड अस्पताल में अव्यवस्था का एक वीडियो भी सामने आया है, जो काफी डराने वाला है। बताया यह भी जा रहा है कि कोरोना मरीजों को अस्पताल में खाना नहीं मिल रहा। किसी को दाल रोटी तो किसी को सिर्फ सब्जी मिल रही है। 10 दिन बाद भी मरीजों की जांच रिपोर्ट का इंतजार उनको रहता है। मरीज लगातार स्वास्थ्य विभाग की कमियां जो हैं उसको उजागर भी कर रहे हैं। तो इन तमाम बड़ी खबरों से हम आपको विस्तार से रूबरू कराएंगे। और लेकिन सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर। कोरोना काल है, इस बार काफी छोटा, यानी कि 3 दिनों का ये मानसून सत्र है। और इसी कड़ी में आज विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आज भी हंगामा रहने के पूरे आसार है। विपक्ष ने योगी सरकार को घेरने की रणनीति भी बना ली है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी है। आज सदन में जोरदार हंगामे के आसार।
तो योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दोनों सदनों के कांग्रेस विधायक करेंगे प्रदर्शन। तो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने ये प्रदर्शन किया जाएगा। आज आखिरी दिन है, तीसरा दिन है। 3 दिनों तक का ये विधानसभा का ये मानसून सत्र चला है, कोरोना काल है, लेकिन ऐसे में 3 दिनों की अगर हम बात करें, आज आखिरी दिन है, आज भी कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। मैं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, आज आखिरी और तीसरा दिन विधानसभा के मानसून सत्र का कांग्रेस ने पूरी तरीके से घेरने की तैयारी कर ली है और प्रदर्शन भी किया जाएगा। बिल्कुल प्रीति, अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि 3 दिनों का मानसून सत्र जरूर बुलाया गया था, लेकिन जन्मेजय सिंह की असमय मृत्यु की वजह से इसका एक दिन जो है वो बढ़ गया है। हालांकि आज ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस या विपक्ष की जो सभी नेता हैं या जो दल हैं, वो जाहिर सी बात है कि जो 17 विधेयक पेश होंगे उस पर अपना एक विरोध जो है वो दर्ज कराना अभी से ही शुरू कर दिया उन्होंने। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के आपको याद हो कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुए थे, राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिले जो है वो आगजनी का शिकार हुए थे, काफी ज्यादा सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान हुआ था। तो उस दौरान योगी सरकार की कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन फैसला लिया था कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के दौरान जो लोग जिम्मेदार हैं उनसे इस संपत्ति के पैसे सीधे वसूले जाएंगे। इसको लेकर के आपने देखा था कि विभिन्न जिलों में पोस्टर्स भी लगे थे, नाम के साथ में पोस्टर्स लगे थे और इसकी वसूली के लिए मुनादी भी करवाई गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मसले पर पोस्टर हटाने की बात जो है वो कही थी योगी सरकार से, लेकिन योगी सरकार ने इसे राज्यपाल के पास बाई सर्कुलेशन कैबिनेट में पास करा करके कुछ महीनों के लिए कानून बना दिया था और इस मानसून सत्र में इसे अस्थायी कानून बनाने को लेकर के आज सदन के पटल पर इस विधेयक को रखा जा सकता है। हालांकि कुल 17 विधेयक हैं, गोवध को लेकर के भी महत्वपूर्ण विधेयक आज पटल पर रखा जाना है। तो जाहिर है कि काफी महत्वपूर्ण रहेगा आज का ये मानसून सत्र और जाहिर है कि जो विपक्ष का रुख है वो आपने देख लिया था पहले दिन से ही कि जब शुक्रवार को मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी तो समाजवादी पार्टी के जो सदस्य थे उन्होंने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर अपना प्रदर्शन किया था। हालांकि कल भी ये प्रदर्शन होना था, लेकिन उसके बाद जब जन्मेजय सिंह की असमय मृत्यु हो गई थी जिसकी वजह से कल ये प्रदर्शन जो है वो स्थगित हो गया था और शोक के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया था। आज शनिवार है, हालांकि शनिवार को सदन कभी नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई कोई हो नहीं पाई थी। इस वजह से सदन की कार्रवाई शनिवार के लिए स्थगित कर दी गई थी कि शनिवार को जो भी जरूरी विधेयक हैं वो पटल पर रखे जाएंगे और उसे सरकार जो है वो शनिवार को भी सत्र चलाएगी। तो जाहिर है कि आज सुबह 11 बजे से सत्र विशेष सत्र का आह्वान किया गया है। सभी दल जो हैं इसके लिए सहमति भी अपनी दी थी कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक में। हालांकि इस बीच भी ये जानकारी आ रही है कि जो कांग्रेस के सदस्य हैं वो आज चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर 10 बजे से प्रदर्शन करेंगे। भाजपा सरकार के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन रहेगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी शायद किसी कार्यक्रम का आयोजन है कि वो साइकिल यात्रा के जरिए से अपना विरोध जो है वो व्यक्त कराएंगे। तो जाहिर है कि यहाँ पर अपना विरोध जो है विपक्ष लगातार दर्ज करा रहा है। उसे भी पता है कि सिर्फ सत्रावधि बहुत छोटी है और ऐसे में जनता के बीच उनका भी संदेश जाना चाहिए। तो इसको लेकर के लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक्टिव हैं। हालांकि सरकार की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण है इन विधेयकों को पास कराना। बिल्कुल विजय, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। वही रुक करेंगे बस्ती की ओर, जहां सीएचसी और पीएचसी प्रभारियों ने किया है इस्तीफा। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे ग्रामीण अस्पतालों के एमओआईसी ने डिप्टी सीएमओ को सौंपा है पत्र और प्रशासन पर सहयोग नहीं करने का ये आरोप भी लगाया गया है। बस्ती से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बार बार प्रशासनिक कार्रवाई कर उत्पीड़न का जो ये आरोप है वो लगाया गया है। एमओआईसी ने डिप्टी सीएमओ को सौंपा है 11 सूत्रीय मांग पत्र। तो गांव में सैंपलिंग के दौरान नहीं होती सुरक्षा व्यवस्था। इस्तीफा सौंपने वाले सभी चिकित्सक प्रभारी जो हैं तो वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतीश हमारे साथ बस्ती से लाइव जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? अब इस्तीफा भी सौंप दिया गया है इसको लेकर। देखिए, जो ग्रामीण अस्पताल है, चाहे सीएचसी हो चाहे पीएचसी, इन सभी अस्पतालों के
जो चिकित्सा प्रभारी हैं वो जिला प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं और इसको लेकर उन सभी ने कल देर शाम को सीएमओ को इस्तीफा सौंपा है। और इस्तीफा सौंपने की वजह उनके 11 बिंदु हैं जिनको लेकर उन्होंने जो इस्तीफा सौंपा उस पर 11 तरह के आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उनका कहना है कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम जब गांव में जाती है तो उनको सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण आरोप है वो ये है कि बार बार उनको प्रशासनिक उत्पीड़न का नोटिस दिया जा रहा है, प्रशासनिक कार्रवाई का उनको नोटिस दिया जा रहा है। और ये वो लगातार 6 महीने से बिना छुट्टी लिए लगातार कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं और उन पर प्रशासनिक उत्पीड़न उनका किया जा रहा है, जिस वजह से वह पारिवारिक, मानसिक और शारीरिक तौर पर पूरी तरीके से उत्पीड़ित हो चुके हैं। इस वजह से उन्होंने जिला प्रशासन पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं और सभी सीएचसी के जो प्रभारी हैं, पीएचसी के जो प्रभारी हैं, सभी ने कल एक साथ अपना सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है। उनका ये कहना है कि वो जो प्रभारी का पद है उस प्रभारी के पद पे वो नहीं रहेंगे, लेकिन अपना जो ड्यूटी है उसको जरूर करेंगे। तो जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए सतीश। तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं अब बात करते हैं मेरठ में एसटीएफ और पुलिस ने परतापुर के अछरौंदा गांव में किताबों की गोदाम में छापेमारी की है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एसटीएफ और पुलिस ने छापे में बड़ा खुलासा किया। अवैध रूप से छप रही थी एनसीईआरटी की किताबें। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसे बरामद कर लिया गया है। किताबों की कीमत 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसकी सप्लाई यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली में अवैध रूप से होनी थी। पुलिस ने मौके से दर्जन भर लोगों को भी गिरफ्तार किया है और मुख्य आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है। तो मेरठ एसटीएफ और पुलिस के छापे में ये बड़ा खुलासा, अवैध रूप से छप रही थी एनसीईआरटी की किताबें। आपको बता दें कि गोदाम में 35 करोड़ रुपए की किताबें बरामद की गई है और ये जो सप्लाई है वो यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली में होनी थी। ये जनपद मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में एसटीएफ और मेरठ पुलिस का एक ज्वाइंट सूचना के आधार पर छापेमारी हुई थी। इसमें करीब 35 करोड़ रुपए के आसपास की एनसीईआरटी की किताबें और प्रिंटिंग की मशीनें बरामद हुई हैं। और प्रथम दृष्टया पूछताछ में चीज़ें सामने आई हैं कि यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और आसपास के कई राज्यों में अवैध तरीके से इसकी प्रिंटिंग करके सप्लाई की जाती थी। इसमें करीब 1 दर्जन व्यक्तियों को मौके से हिरासत में लिया गया है। साथ ही जिस स्थान पर इनका गोडाउन था उस गोडाउन को सील कर दिया गया है। जिस स्थान पर प्रिंटिंग होती थी उस प्रिंटिंग वाले स्थान को भी सील कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मेरठ से सनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनुज, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 35 करोड़ की ये जो किताबें हैं वो बरामद कर ली गई है वहां से। दिल्ली, हरियाणा, यूपी के कई जिलों में ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ था। और आप देखिए कि एनसीईआरटी की जो नकली किताबें हैं अवैध रूप से उनको छापकर अलग अलग जिलों में और अलग अलग प्रदेशों में वहां पर भेजा जा रहा था। करीब 35 करोड़ रुपए की जो किताबें हैं एनसीईआरटी की नकली किताबें जो बनाई गई थी वो मेरठ में एक गोदाम से बरामद कर ली गई हैं। और जो उसका मुख्य आरोपी है सचिन गुप्ता, उसकी तलाश में जो पुलिस है टीमें लगा दी गई हैं और दबिश दी जा रही है। इसी के साथ ही जो भाजपा महानगर उपाध्यक्ष है संजीव गुप्ता, उनका ये भतीजा लगता है सचिन गुप्ता, और उनकी भी एक प्रिंटिंग प्रेस है, वहां से भी बड़ी मात्रा में एनसीईआरटी की नकली किताबें मिली हैं। दोनों गोदामों को सील कर दिया गया है और दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिशें दे रही है। रात के वक्त पुलिस की एक टीम गजरोला भी पहुंची थी और वहां पर भी बताया जा रहा है कि 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो एनसीईआरटी की नकली किताबें हैं वो भी बरामद की गई हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर शिक्षा विभाग में ऐसे कौन से माफिया हैं जिनसे लोगों ने सेटिंग कर रखी थी और इतने बड़े स्केल पर ये नकली एनसीईआरटी की किताबें हैं। और ये बड़ी बात है, ये नेटवर्क काफी बड़ा होगा, क्योंकि यूपी में भी इसकी सप्लाई होनी थी, दिल्ली में इसकी सप्लाई होनी थी। भविष्य के साथ बच्चों के खिलवाड़ किया जा रहा था। काफी लंबे वक्त से कहा जा सकता है कि ये गोरखधंधा चला रहे थे। हाँ बिल्कुल, देखिए ये कब से नेटवर्क चल रहा था कि 35 करोड़ रुपए की किताबें, आखिर सबसे किताबें छप रही, कितना बड़ा काम कर रहा था, किस किस जिलों में ये किताबें जा रही, कौन शानदार है जो कुछ प्रकाशक है उनकी किताबें भी यहाँ से बरामद 364 किताबें यहाँ पर बरामद की गई हैं। और
9th क्लास से 12th क्लास तक की किताबें। देखिए 35 करोड़ रुपए की किताबें हैं वो मेरठ से बरामद की गई हैं और 20 से 25 करोड़ रुपए की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो गजरौला से बरामद की गई हैं। अभी ये मामला फिलहाल रुकता नजर नहीं आ रहा है। पुलिस और एसटीएफ लगातार इनपुट संभाल रही है और कई और जगह भी इस तरीके के छापे पड़ सकते हैं। पुलिस के और एसटीएफ के रडार पर वो लोग भी हैं कि जो ये एनसीईआरटी की नकली किताबें खरीदते थे और बेचते थे। इसमें जो कमीशन का खेल है, जो दुकानदार इस तरीके से एनसीईआरटी की किताबें रखते थे या जो स्कूल लगाते थे, वहां पर 30 से 35% की जो डिस्काउंट है वो दुकानदारों को दिया जाता था। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नेक्सस जिसके पीछे काम कर रहा है। और देखिए बिना शिक्षा विभाग में सेटिंग के चलते ये गिरोह काम नहीं कर सकता था। 1-2 करोड़ यानी कि एक बड़ा नेटवर्क है। सनुज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एक बड़ा नेटवर्क है और अब जो इसकी जांच भी की जाएगी। वही रुक करेंगे सीतापुर का कोविड अस्पताल में अव्यवस्था का वीडियो वायरल हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना मरीजों को नहीं मिल पा रहा है खाना, किसी को दाल रोटी तो किसी को मिल रही है सिर्फ सब्जी। यानी कि 10 दिन बाद भी मरीजों को जांच रिपोर्ट का इंतजार रहता है और मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की खामियों का ये राज खोल दिया है वीडियो के जरिए। खैराबाद स्थित एमजे पैलेस L1 अस्पताल का ये पूरा मामला है। साथ ही हम आपको ये वीडियो भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। सीधे तौर पर यहाँ पर मरीजों का कहना है कि खाना जो है वो ठीक तरीके से नहीं दिया जा रहा है। गंदगी का अंबार आप देखिए कि किस तरीके से वहां पर अस्पताल में अव्यवस्था फैली हुई है। वे तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, ये वीडियो हमारे दर्शक भी देख रहे हैं और सीधे तौर पर वीडियो में नजर आ रहा है कि किसी तरह की कोई सुविधा अस्पताल में नजर नहीं आ रही है। सीधे तौर पर गंदगी का अंबार हम इसे कहेंगे कि कहीं पर भी कोई भी सामान फैला हुआ है और सीधे तौर पर मरीजों का यह कहना है कि उन्हें खाना भी नहीं दिया जा रहा। प्रीति, मैं आपको बता दूं, ये स्वास्थ्य महकमे की नाकामियों का वीडियो वायरल हुआ है। इससे पहले भी कई बार इस तरह के वीडियो वायरल हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने इसको कोई संज्ञान नहीं लिया है। आपको बता दें, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, आप देख रहे हैं किस तरीके से वहाँ पे गंदगी है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनको खाना नहीं मिल रहा है। वहाँ पे किसी को दाल रोटी मिल रही है तो किसी को सब्जी मिल रही है। साथ ही साथ इन लोगों का ये भी कहना है कि ना तो वहाँ पे गर्म पानी मिलता है, ना वहाँ पे काढ़ा मिलता है। जो भी सरकार दावे तो लाख कर रही है कि मेरे द्वारा कोरोना के मरीजों का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है वो सरकार के दावों पे पलीता लगाते दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी सरकार की छवि को भी धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। जी प्रीति। रोहित, और बिल्कुल देखिए तस्वीरों में देखिए आप पीपीई किट कहीं पर भी फेंकी गई है। कोरोना काल चल रहा है, क्या कहा जा सकता है? मरीज अस्पताल ठीक होने जा रहे हैं या फिर वाकई बीमार होने जा रहे हैं? बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कोरोना काल में मरीजों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, इससे साफ लग रहा है कि कहीं भी प्रशासनिक अधिकारियों की ये मंशा नहीं दिखाई दे रही है कि सरकार की छवि अच्छी हो। क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उसके साथ प्रधानमंत्री जी लगातार कोरोना को लेकर सख्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी उस पर कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और लगातार लापरवाहियां उनकी उजागर हो रही हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में वीडियो एक वायरल हुआ था, जहां पर सुबह से लेकर रात तक वहां पर लाइट नहीं आई थी। बीसीएम हॉस्पिटल, L1 हॉस्पिटल का वो वीडियो था जहां पर लाइट नहीं आई थी। उसको लेकर भी लोगों ने वीडियो वायरल किया था, लेकिन अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद दूसरा वीडियो वायरल हुआ है जहां पे अव्यवस्थाएं फैली हुई, जबकि ये एमजे पैलेस है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर प्राइवेट सुविधा दी जा रही है। लोग जो वहाँ रुक रहे हैं उनसे पैसा लिया जा रहा है, कमरों का पैसा लिया जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल बनाया गया है, उसके बाद भी कोई सुविधाएं नहीं है वहां पर। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इंडिया न्यूज से कुछ पुलिस वालों ने भी फोन करके अपना दुखड़ा रोया है कि जिनको होम क्वारंटाइन किया गया है उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कोई उनको देखने नहीं गया है, किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट उनका नहीं किया जा रहा है, ना कोई दवा दी जा रही है, सिर्फ उनको उनके क्वार्टर्स में क्वारंटाइन कर दिया गया है। जी प्रीति। रोहित, लेकिन तमाम दावे किए जाते हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी। इस पूरे मामले के उजागर होने के बाद अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? कोई स्टेटमेंट, कोई बयान सामने आया उनका? मीडिया से बातचीत की उन्होंने? मैं आपको बता दूं कि यहाँ सीतापुर की यहाँ पर सीएमओ आलोक वर्मा जो हैं वो काफी चर्चा में रहे हैं जब से वो आए हुए हैं, और कोविड के दौरान तो काफी चर्चा में रहे हैं, क्योंकि ना तो किसी मीडिया का फोन उठाते हैं, ना सही जानकारी उनके द्वारा दी जाती है। लगातार उनके द्वारा जो हरकतें की जा रही हैं, इसको लेकर कई बार डीएम से भी शिकायत की जा चुकी है और डीएम ने भी उनको इस मामले में फटकार भी लगाई कई बार कि आप अपना रवैया ठीक करिए। लेकिन आलोक वर्मा जो सीएमओ है यहाँ पर, वो अपने किसी तरह से रवैया में सुधार करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल रोहित, लेकिन जिस तरीके से तमाम चीजें कही जाती है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, और लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी तमाम एक्शन ले रहे हैं, अपील करते हैं वो लोगों से और खुद वो वहां पर दौरा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऐसे में कोविड-19 का जो प्रकोप है, जो महामारी है, तेजी से फैल रही है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर अगर इस तरीके के हालात सामने आ रहे हैं तो वाकई कहा जा सकता है कि आम जनता राम भरोसे है।
स्थिति में आपको बता दूं, बात सही है, जिस तरीके से सरकार की तो मंशा है कि कोविड की लड़ाई लड़ी जाए और इसमें जीत हासिल की जाए। सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो लगातार अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं और कार्रवाइयां भी कर रहे हैं लापरवाहियों को लेकर, लेकिन अधिकारी इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें, सीतापुर में जो हालात है, बहुत ही बदतर हालात है। सीएमओ के द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है, जबकि प्रदेश से एक लेटर जारी हुआ था कि प्राइवेट नर्सिंग होम खोले जाएंगे, जो लोग इधर उधर भटक गए उनका इलाज होगा। लेकिन सीतापुर के सीएमओ आज तक प्राइवेट नर्सिंग होम नहीं खोल पाए। कुछ ही नर्सिंग होम उनके द्वारा खोले गए, बाकी लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई भी आदेश नहीं दिया जाए और मीडिया का फोन सीएमओ के द्वारा नहीं उठाया जाता है। लगातार कई बार उनकी मीडिया से भी बातचीत हो चुकी है इसको लेकर। और जो कोविड बुलेटिन की बात जो होती है, बुलेटिन भी जब मन होता है तब आता है। लगभग 1500 के ऊपर मरीज सीतापुर में पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन सीएमओ कहीं भी गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल रोहित, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर मरीजों के साथ, उनके जीवन के साथ जिस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है, वाकई कहा जा सकता है कि ये शर्मसार है। आपने ये भी जानकारी दी कि मरीजों से पैसे वसूल किए जाते हैं प्राइवेट अस्पताल के नाम पर उनको। क्या वाकई सरकारी अस्पतालों की बदहाली इस कदर है कि मरीजों को भी अब प्राइवेट अस्पताल का सहारा लेना पड़ता है? मैं आपको बता दूं, इससे पहले सरकारी अस्पताल का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर जमीन में मरीज लिटाए गए थे। इंडिया न्यूज ने उस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद डीएम ने उसका संज्ञान लिया था और सभी जगह उन्होंने निरीक्षण करके अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे, किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके साथ सरकारी अस्पताल के साथ साथ यहाँ पर एक एमजे पैलेस गेस्ट हाउस को L1 हॉस्पिटल बनाया गया। जो लोग अपनी प्राइवेट सुविधा के साथ रहना चाहते हैं वहां पर रह सकते हैं, जिसका चार्ज उनको देना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट नाम खाली प्राइवेट का है, कोई भी सुविधा वहां पर नहीं है। ना ही वहां पर समय से डॉक्टर पहुंचते हैं, ना वहां पर गर्म पानी उनको मिल रहा है, ना काढ़ा मिल रहा है, और खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। ठीक है, कई कई दिन हो जाते हैं, वहां पर सफाई भी नहीं होती है। जब अधिकारियों से बात की जाती है तो उनका ये कहना है कि वहां पे जो गेस्ट हाउस है जो बनाया गया L1 हॉस्पिटल, वहां का स्टाफ है, उसके द्वारा लगातार सफाई की जा रही है। लेकिन लोग वहां पर खुद अपना वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। इससे पहले जब वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद सीएमओ ने खुद जाकर वहां पर लोगों से जबरदस्ती वीडियो बनवा के कि यहाँ पर बढ़िया सुविधा है, ये वीडियो एक वायरल करके सफाई दी थी। जी बिल्कुल रोहित, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो वाकई बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि बदहाल व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।